ओवरसीज क्लाइंट का तो पैसा है ना कि जो इस टाइम नहीं आ रहा, और ये आप खोल देंगे सेक्टर को तो इंशाल्लाह तामीराती सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर बिलीव करे उससे गवर्नमेंट को भी फायदा होगा राजा साहब, और हमारे जैसे रियल्टर को जो जेन्युइन क्लाइंट है उनको भी फायदा होगा, जिनके पास छत नहीं उनको भी छत मिल सकेगी। ये कोई भी इंडस्ट्री लगा ले, कोई भी बिजनेसमैन लगा ले, सबका कारोबार बंद हुआ है क्योंकि किसी भी जगह जो कारोबार है नई इंडस्ट्री नहीं लगा पा रहा इतने इंटरेस्ट रेट की वजह से। जितने ममालिक है जिन्होंने तरक्की की है दुनिया में उसमें लगाए, दुबई लगाए, और आप जितने भी आप देखें वो रियल एस्टेट सेक्टर पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। वैसे रियल एस्टेट सेक्टर में तो आपके सामने पाकिस्तान में वो डॉलर आता है वो जा नहीं रहा। आप देखें करोड़ों का जहां टैक्स जा रहा था अभी 10 लाख रुपए टैक्स जा रहा है या 20 लाख जा रहा है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तो भाई आप अपना पर डे की बात कर रहा हूं, पर डे डीएचए लाहौर से इतना टैक्स जा रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ONN ऑफिशियल के साथ मैं हूं सरफराज हुसैन। नाज़रीन इकराम, रियल स्टेट की इंडस्ट्री के साथ 40 ऐसे शोबाजात मुंसलिक हैं जिनके साथ लाखों लोग मुंसलिक हैं जो इन इंडस्ट्री में मेहनत करते हैं और अपने घरों का चूल्हा जलाते हैं। लेकिन काबिल अफसोस बात यह है कि पिछले कुछ अर्सा से, या आप कह सकते हैं कि चंद सालों से, रियल स्टेट इंडस्ट्री जो है वो शदीद ज़बूहाली का शिकार है। मसाइल क्या हैं, वजूहात क्या हैं, तदारुक क्या है, इस हवाले से मेरे साथ आज गुफ्तगू के लिए DHA एसोसिएशन के साबिक वाइस चेयरमैन जनाब अरफान मीर साहब मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मुफस्सल गुफ्तगू करते हैं। मीर साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका टाइम देने का। सर, रियल एस्टेट का जो शोबा है ये किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी इसको कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इस शोबे पर तवज्जो नहीं दी जा रही। मसाइल क्या हैं, वजूहात क्या हैं, तदारुक क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा साहब बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का तशरीफ़ लाने का, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे। अर्ज़ ये है कि राजा साहब बिल्कुल आपने बजा फरमाया, मैशत की रीढ़ की हड्डी है तामीराती सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर। ये आप देखें जितने ममालिक है जिन्होंने तरक्की की है दुनिया में उसमें लगाए, दुबई लगाए, और आप जितने भी आप देखें वो रियल एस्टेट सेक्टर पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, और उससे अदर भी मुल्कों से उन्होंने पासपोर्ट, गोल्डन वीज़े, इस किस्म की चीज़ें अलाउ की जिससे लोगों को अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने का बेहतरीन मौका प्रोवाइड किया। तो आपने देखें पाकिस्तान से भी लोगों ने दुबई में जाके इन्वेस्टमेंट की कि देखें 2021 में हमने देखा 7E लागू कर दिया बजट के अंदर, आपने देखा। तो उसकी वजह से हमारी जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त चल रही थी। कोविड के दौरान और कोविड के बाद तामीराती सेक्टर पे इम्यूनिटी स्कीम भी आई हुई थी और आपके सामने वो ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही थी। उसके बाद ये सारा जो 7E का एक लगाया कि ओपन प्लॉट पे भी आप रेंटल जो है वो देंगे, टैक्स देंगे साल का। फ़र्ज़ करो किसी की 2.5 करोड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो वो 1% साल का देगा। इसका मतलब ये है कि किसी बेवा औरत का भी प्लॉट हो सकता है, उनकी बच्चियों का भी प्लॉट हो सकता है, वो भी ओपन पड़ा हुआ है प्लॉट। फ़र्ज़ करो उन्होंने आगे शादियाँ करनी है किसी ने भी, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट कहती है जी हमें 1% दे, 4 करोड़ का प्लॉट है तो 4 लाख हर साल के दें, उससे इनकम कोई नहीं हो रही उस प्लॉट से, वो खाली पड़ा हुआ है ना। तो इसी तरीके से वो रेंटल इनकम के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने ये नया एक 7E लगाया। उससे हमारी जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी जो सरमाया भेजते थे उनका सरमाया आना रुक गया, और उसी की वजह से डॉलर आपके सामने बढ़ गया। आप देखें पाकिस्तान से बाहर से जो हमारी इंडस्ट्री में रियल एस्टेट सेक्टर में जो सरमाया आता है पाकिस्तान ओवरसीज़ की तरफ से, जो पाकिस्तान के अंदर किसी भी चैनल से, बैंकिंग चैनल, किसी भी चैनल से पैसा आता है, वो 40% हम अपनी मैशत में वो पाकिस्तान के अंदर आ रहा है रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से। आप उस इंडस्ट्री को बंद करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से इतना सरमाया आ रहा है। और आप देखें एक्सपोर्ट बिल्कुल करनी चाहिए, मैं इस हक में हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में फैक्ट्रियाँ बने और लोग उस पर काम करें, वो आप ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करें, वो भी काम करें उनकी, वो तो एक्सपोर्ट भेजते हैं, फिर आपको सरमाया डॉलर आता है ना। और वैसे रियल एस्टेट सेक्टर में तो आपके सामने पाकिस्तान में वो डॉलर आता है वो जा नहीं रहा, जो रियल एस्टेट सेक्टर में राजा साहब डॉलर आता है। तो उससे आप देखें कितना फ़ायदा है पाकिस्तान को। तो जब से ये इन्होंने 7E और इस किस्म की चीज़ें लोगों को खौफ की फ़िज़ा जो है ना इस टाइम की हुई है, हम डेली न्यूज़ पे चैनलों पे आपके सामने देखते हैं कि जनाब अब रियल एस्टेट सेक्टर पे फला टैक्स आने वाला है, फला आने वाला है। जो हम 2% फाइलर का टैक्स था वो बढ़ा के 4% कर दिया, और अब कहते हैं, और वो नॉन फाइलर का जो टैक्स 4% था वो बढ़ा के 10% तक ले गए, 7
7% तक लेके, तो भाई इस तरीके से कैसे आप 1 करोड़ का प्लॉट है, आप ट्रांसफर फीसें उसकी राजा साहब कर देंगे, मैं बात कर रहा हूं कि उसकी ट्रांसफर फीस ही आप 15-20 लाख रुपए होगी, तो कौन उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इस तरीके से ट्रांसफर फीसों को कम किया, वो टैक्सेस को बिल्कुल कम करना चाहिए जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा हो। बेशक वो कहते हैं इस टाइम गवर्नमेंट कहती है कि जो मैंने जहां तक देखा वो कहते हैं कि डीसी वैल्यू और एफबीआर रेट वैल्यू दोनों में फर्क है, बिल्कुल फर्क है, सबको पता है इस बात का। तो उसको हम तो ये तजवीज़ देते हैं, उसको आप इक्वल कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफबीआर रेट पे डीसी वैल्यू को ले आए, बट जो हमारा टैक्सेस है जो 7% ले रहे हैं आप, 5% 4% फाइलर से ले रहे हैं, उसको प्लीज फिर 1% पे ले आए। क्यों जी, वो तो फिर ट्रांसफर फीस 40-50 लाख पे चली जाएगी। आप कहते हो कि उसको हम डीसी रेट को भी बढ़ाना चाहते हैं, आप रेट बढ़ा दें तो प्लस उसको प्लीज आप मुतबाना करें कि हमारा बिजनेस तो चले ना, फिर आप उसको 1% आप टैक्स लें खरीदार से, और जो बेचने वाला 0.5% उससे टैक्स जनरेट कर दें। अमीर साहब ये बताइएगा कि कहा जाता है कि जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट है या शरह सूद है जी जी वो 21 या 22% है, इसकी वजह से भी जो रियल स्टेट में सरमायाकारी हो रही थी रुक गई है, क्या ये बात ठीक है? जी बिल्कुल, 100% आपकी बात बजाय है। रियल एस्टेट सेक्टर उसकी वजह से बिल्कुल बैठ चुका है, क्योंकि लोगों ने पैसा बैंकों में रखना शुरू कर दिया, वो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बिल्कुल पैसा नहीं लगा रहे, तामीराती सेक्टर के अंदर भी नहीं लगा रहे। देखें तामीरात का काम आप डीएचए में देख लें, डीएचए के बाहर अदर सोसाइटियां देख लें, तामीरात का काम बिल्कुल रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है कि जो बिल्डर है वो किस तरीके से पैसा लगाएगा इतने इंटरेस्ट पे, वो कहता है जी मैं क्यों बिल्डिंग बनाऊं, क्यों इतना अपना इसमें इन्वेस्टमेंट करूं कि जिस पे मुझे बैंक में मैं 5 करोड़ या 1 करोड़ रुपए में रख देता हूं, मुझे महीने कितने ज्यादा प्रॉफिट आ जाता है। कोई 10 करोड़ बैंक में रख देता है, जिसने 10 करोड़ का भाई प्रोजेक्ट बनाना है, वो कहता है भाई 10 करोड़ रख के 10 लाख महीने का तो मुझे वहां से मिल रहा है, तो किसी का दिमाग खराब है, फिर इतनी स्ट्रगल करेगा। इस इंटरेस्ट रेट को, जो मेरा अपना आइडिया है, अंदाजा है, और मैं एक हुकूमत को एक तजावीज भी दूंगा, इसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट है इस टाइम रियल एस्टेट सेक्टर के साथ साथ तमाम इंडस्ट्री, ये कोई भी इंडस्ट्री लगा लें, कोई भी बिजनेसमैन लगा लें, सबका कारोबार बंद हुआ है, क्योंकि किसी भी जगह जो कारोबार है नई इंडस्ट्री नहीं लगा पा रहा इतने इंटरेस्ट रेट की वजह से। बिल्कुल इसको फिर तो मेरी तजवीज़ तो ये कि 4-5% तक आ जाए, और अव्वल तो इसको बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूद वैसे ही हराम है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस पे आपको पता कितनी सख्त वईद आई हुई है। ये सूद की जो लानत है, इसकी वजह से हमारे मुल्क में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, कितनी तबाही फिर रही है। और फिर जो 10 करोड़ रुपए जो इन्वेस्टर बाहर तामीराती सेक्टर में लगाएगा, आप लाखों लोगों को, हजारों लोगों को उसको फायदा होगा। आप ये भी तो देखें कितनी इंडस्ट्री चलेगी, उससे सरिया है, सीमेंट है, कारपेंटर की इंडस्ट्री है, और ये जितनी सैनिटरी की इंडस्ट्री है, और में बेशुमार है, सीमेंट है, सरिया, यानी कि बहुत बेशुमार लोग हैं। और सबसे अहम जो हमारे मजदूर हैं आपके सामने राजा साहब, वो भी इसी इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। जी साहब, ये बताइएगा कि रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री है, कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट इसमें आती है वो ओवरसीज़ की तरफ से आती है। पिछले अगर 2016 का मुवाजना किया जाए, 2018 में जो हुकूमत आई, फिर 2021 में चले गई, फिर पीडीएम की आई, फिर अभी जो एक नई गवर्नमेंट आई है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से, उसका ज़रा बताइएगा कि किस दौर में ज़्यादा रही है। हुकूमत का नाम नहीं लेना, वैसे ही आप बता दें। जी जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल राजा साहब आपकी बात बजाय जो है, इससे पहले 2016 से पहले जो हुकूमत थी, उस टाइम बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा था रियल एस्टेट सेक्टर का। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ज़बरदस्त बिजनेस चला, और ओवरसीज़ क्लाइंट की इतनी ज़बरदस्त, जो मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई, तारीखी इन्वेस्टमेंट आई मुशर्रफ साहब के दौर में। उसके बाद भी जो है तो ये जो सेक्टर था चलता रहा, मगर उसके बाद 2016 में जनाब बिल्कुल ये बंद हो गया। हमारी PMLN की हुकूमत आई, उनकी पॉलिसी ऐसी थी, इसहाक डार साहब आपको पता वज़ीर ख़जाना थे, तो उनकी पॉलिसी ऐसी थी, उसकी वजह से ये सेक्टर बिल्कुल बैठ गया। और फिर उसके बाद आपके सामने PTI की हुकूमत आई खान साहब की। उसके बाद खान साहब ने भी 1.5 साल इस पे तवज्जो नहीं दी, इस फोकस पे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की, तजवीज़ दी कि भाई सेक्टर को चलाएं। वो उसके बाद उन्होंने ये उसको सेक्टर को चलाया, उस पर एमिनिटी स्कीम दी, तामीराती सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर पे। तो बिलीव करें पूरे पाकिस्तान की जितनी जो है इंडस्ट्री वो चलनी शुरू हो गई, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा आया और उससे पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ। और आपके सामने उसके बाद फिर PDM आ गई, फिर उसी हिसाब से आपने देखा राजा साहब के, फिर हमारा जो सेक्टर है उस पर मुश्किलात आ गई, 7E लगा दिया गया, मजीद जो टैक्स
2% था उसको बढ़ा के 4% कर दिया, जो नॉन फाइलर का 4% था उसको बढ़ा के 7% कर दिया। तो इसका मतलब ये था कि इस सेक्टर को नहीं चलने देना। और जो मैं कहता हूँ कि 236 के 236C दोनों पे टैक्स बढ़ा दिए। भाई इस तरीके से तो नहीं होता। आप मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत बना गुजारिश है, ये इस टाइम की मौजूदा हुकूमत से, ये भी हमारी भाई हैं हमारा हम बिजनेसमैन है, हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। राजा साहब, हमने अपने बिजनेस के लिए बात करनी है, रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से। हमारे लिए नून लीग काबिल एहतराम है, हमारे लिए PTI, हमारे लिए पीपल्स पार्टी, सारी हुकूमतें, जो भी हुकूमत में आ जाता है हमारे लिए वो काबिल एहतराम है। प्लीज़ खुदारा इस इंडस्ट्री पे रहम करें। हमारे ऑफिसेज बंद हो रहे हैं, हमारा ये सेक्टर बिल्कुल तबाह हो गया। यकीन जाने इस्लामाबाद से लेके कराची देख लें, लाहौर देख लें, जो बड़े शहर हैं सब में ऑफिसेज हमारे 80% राजा साहब बंद हो चुके हैं। 80%, 20% लोग बड़ी मुश्किल से अपना इस टाइम गुजर बसर कर रहे हैं, वो भी बिलीव करें लॉस पे बैठे हुए हैं। और इसी तरीके से रहा तो जैसा ये इस टाइम का मौजूदा बजट आने वाला है, इसमें इन्होंने रिलीफ नहीं दिया हमारे सेक्टर को। कोई इम्यूनिटी स्कीम दें, ओवरसीज क्लाइंट के लिए दें प्लीज़ खुदारा, क्योंकि ओवरसीज क्लाइंट का तो पैसा है ना कि जो इस टाइम नहीं आ रहा। और ये आप खोल देंगे सेक्टर को तो इंशाल्लाह तामीराती सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, बिलीव करें उससे गवर्नमेंट को भी फायदा होगा राजा साहब, और हमारे जैसे रियल्टर को जो जेन्युइन क्लाइंट है उनको भी फायदा होगा। जिनके पास छत नहीं है उनको भी छत मिल सकेगी, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपार्टमेंट बनाएंगे, फ्लैट बनाएंगे, तो प्लाजे बनाएंगे, उसमें लोग आबाद होंगे, तो गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। आपके सामने लाखों लोगों की, लाखों घरों की शॉर्टेज है इस टाइम पाकिस्तान में। अच्छा मीर साहब, ये बताइएगा कि अभी आपने 7E टैक्स की बात की, FBR टैक्सेस की बात की, DC वैल्यू की बात की। टैक्सेस तो हुकूमत मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का इख्तियार नहीं रखती, क्योंकि अगर वो टैक्सेस ख़त्म कर देगी तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेगी। तो ये बता देंगे कितनी शरह पे टैक्स लागू होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 7E टैक्स है या उसकी DC वैल्यू FBR किस रेट पे अभी हैं और किस रेट पे होने चाहिए कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ये फ़ायदेमंद हो। जी बिल्कुल, हम कतन ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट टैक्स ना ले। राजा साहब, नंबर 1 बात, हम कहते हैं गवर्नमेंट बिल्कुल टैक्स ले, उनका हक है, राइट है, मगर ऐसा टैक्स ले कि जिससे हमारा बिजनेस भी चले और गवर्नमेंट को भी टैक्स आए। बिल्कुल हम टैक्स देने के लिए तैयार है, हम वतन पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे रियल एस्टेट मोस्टली रियल एस्टेट एजेंट भी फाइलर हैं, और हमारे जो क्लाइंट है मोस्टली वो फाइलर होते हैं। DHA के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, तो मोस्टली फाइलर होते हैं। तो लोग चाहते हैं, और हमारे पास तो ज़्यादातर वाइट मनी आती पाकिस्तान से बाहर। DHA के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो सारी वाइट मनी है। आप देख लें, वो DHA में कोई प्लाजा बनाना चाह रहा है, कोई घर खरीदना चाह रहा है, कोई प्लॉट लेने चाह रहा है, वो सारी वाइट मनी है अल्हम्दुलिल्लाह। ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं, वो इधर सरमाया लगाते हैं, तो वाइट मनी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो चाहते हैं गवर्नमेंट को टैक्स जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ DC वैल्यू और FBR वैल्यू को क्लब कर दें, एक कर दें। हम भी 2-2, 3-3 जगह टैक्स देते हैं। हम यकीन जाने एक प्लॉट ट्रांसफर कराते हैं 10 जगह टैक्स भरना पड़ता है। कहीं सेलर का टैक्स अलहदा भरना है, परचेजर का अलहदा भरना है, फिर उसके बाद जनाब परचेजर के लिए CVT अलहदा भरनी है, स्टैम्प ड्यूटी अलहदा भरनी है, अल्लाह आपका भला करे, वो FBR के टैक्स अलहदा भरने हैं, वो सारे टैक्स हैं। फिर 2-3 और टैक्स लगा दिए, पंजाब गवर्नमेंट का एक और टैक्स है। भाई ये इतने ज्यादा टैक्सेस हैं, इन सबको आप क्लब कर दें। जैसे दुबई के अंदर है, दुबई 4% टैक्स लेती है क्लब करके, और वो जबरदस्त उन लोगों को सहूलतें भी देती है, गोल्डन वीजा भी देती है। जो रियल्टर हैं उनके, जो वहाँ बिल्डर हैं, वो जो वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको भी सहूलतें देती है। आप वो सहूलतें भी हमें नहीं दे रहे, प्लस आपने 4% के बजाय भाईजान 7% किया हुआ नॉन फाइलर पे, 4% किया हुआ है फाइलर पे। इस सारे को आप क्लब करके, मैं कहता हूं आप FBR वैल्यू बढ़ा दें, इनको 1% कर दें। जब FBR वैल्यू बढ़ेगी आपको पता टैक्स भी बढ़ जाएगा, तो 1% पे ले आए, हम भी टैक्स देंगे। और आप देखें, आप मैं एक मिसाल देता हूं, DHA में फर्ज करो एक ट्रांसफर होती है राजा साहब, पहले 200-250 ट्रांसफर थी डेली के। हमने एक दिन कैलकुलेटर किया कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स जाता है, डेली के हिसाब से करोड़ों रुपए का DHA से टैक्स जा रहा था, जो कि वहां ट्रांसफरें हो रही थी। DHA से मुराद जो क्लाइंट दे रहे थे, जो वहां ट्रांसफर करवाते थे, हम डीलर जो वहां पे FBR में पैसे जमा कराते थे। तो अभी वो ट्रांसफर 250 से कम होके भाई 15 ट्रांसफरों पे आ गई है। 15 का आप देखें, करोड़ों का जहां टैक्स जा रहा था अभी 10 लाख रुपए टैक्स जा रहा है या 20 लाख जा रहा है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं। तो भाई आप अपना पर डे की बात कर रहा हूं, पर डे DHA लाहौर से इतना टैक्स जा रहा था,
और महीने पे करें तो वो मैं कहता हूँ 40-50 करोड़ पे टैक्स जा रहा था पर मंथ, और साल पे करें तो अरबों रुपए का टैक्स है भाई। वो सारा टैक्स रुक गया है। ओवरसीज क्लाइंट का जो पाकिस्तान में पैसा आता था, बैंकिंग चैनल से भी आता था, वो सारा भाई रुक चुका है। आप प्लीज खुदारा ऐसा कोई बनाए FBR का। मैं तो जो वजीर खजाना साहब है उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, FBR के चेयरमैन साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा, और हमारे जनाब वजीर आजम मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ साहब से भी मुअद्दबाना गुजारिश है, तो प्लीज़ खुदारा हमारी इंडस्ट्री पे रहम करें, तामीराती सेक्टर पे रहम करें, इसको चलाएं। ये चलेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा और इस आवाम को भी, यहाँ रहने वालों को भी फ़ायदा होगा, और इंशाल्लाह उसको गवर्नमेंट को, पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा होना है ना। देखो टैक्सेस से ही पाकिस्तान चलता है, तो हम बिल्कुल टैक्स देने के लिए, आपकी बात सही है, तैयार है, मगर ऐसा टैक्स हो जो हमारे लिए भी काबिल कबूल हो और गवर्नमेंट को भी जिसका फ़ायदा। और ज़्यादा ट्रांसफरें होंगी तो टैक्स ज़्यादा आएगा ना। पाकिस्तान में भी देखें सारी रजिस्ट्रियाँ रुक गई हैं, लोकल जो ज़मीनों का कारोबार था, जो भी आपके सामने ट्रांसफरें होती थी, उससे भी तो स्टैम्प ड्यूटी आती थी ना, उससे भी FBR का टैक्स जनरेट होता था, वो सारा रुक चुका है इस टाइम। 5% नहीं रहा, जो 100% गवर्नमेंट को टैक्स जाता था, 5% आप रेशो निकाल के किस दिन चेक कर लें, 95% टैक्स गवर्नमेंट को अभी नहीं जा रहा। तो प्लीज़ खुदारा इस पे हमारे लिए इस पे सोचें और विचार करें। राजा साहब, आपके चैनल से भी मैं ये पैगाम दूंगा, ये इंटरेस्ट रेट भी कम किया जाए, इसको कम से कम 4-5% पे आ जाए, और इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते तो आपके IMF की वजह से कोई प्रॉब्लम है, मजबूरी है, तो प्लीज़ आप खुदारा इसको जो है ना कम तो कर सकते हैं ना, इसको स्लैब बाय स्लैब इसको कम करते जाएँ, जिससे हमें भी फ़ायदा हो और सारे सेक्टर चलें। हम कहते हैं पूरे पाकिस्तान के बिजनेस चलें भाई, सारे ताजर इस टाइम परेशान हैं। मैं कहता हूँ इंडस्ट्री भी चले। इंडस्ट्री कैसे चलेगी मुझे बताएं ना। 21% टैक्स है, 22% इंटरेस्ट रेट है, तो इससे कौन इंडस्ट्री लगाएगा आप बताएं। ओवरसीज पाकिस्तान में आके कौन इंडस्ट्री राजा साहब इस टाइम लगाएगा। आपने बहुत अच्छी बात की है। मिसाल मेरा आपसे आखिरी सवाल, जी, किसी भी बात को अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने के लिए जी जो मीडियम इस्तेमाल होता है, आप डिजिटल मीडिया ले लें, आप अखबार के थ्रू कर लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कर लें, या जो हमारी नुमाइंदा तंजीमें हैं, जी, जैसे DHA के लेवल की हैं, या लाहौर में जो रियल स्टेट को जो रिप्रेजेंट कर रही हैं, जी, पंजाब लेवल पे कर रही हैं, पाकिस्तान लेवल पे कर रही हैं, क्या आप ये नहीं समझते कि उनका किरदार भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए? वो आपका पैगाम सही तरीके से अरबाब इख्तियार तक पहुंचा ही नहीं पाते, उनको अपनी बात समझा ही नहीं पाते, जिसकी वजह से ये मसाइल खड़े हो रहे हैं। जी, बात आपकी कुछ हद तक सही है। वो कोशिश करते हैं, कोशिश अपने ताईं करते हैं लोग। हमारे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं मुशर्रत इजाज़ साहब, वो भी देखते हैं, हम सरदार ताहिर साहब हैं, वो भी कोशिश करते हैं, अपने ताईं कोशिश करते हैं, मगर उस लेवल पे आपकी बात सही है। जैसे DHA स्टेट एजेंट एसोसिएशन के मौजूदा इस टाइम हमारे सदर साहब हैं, वो हमने नहीं देखा कि कोई मीडिया पे आके कोई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों, या मीडिया चैनलों पे ज़्यादा आते नहीं हैं, तो उनको आना चाहिए ना, ये अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और टैक्सेस के हवाले से जो हमें प्रॉब्लम है, जो हमारे रियल्टर DHA के हैं, कितनी मुश्किलात में इस टाइम, उनके लिए हमारे एसोसिएशन को, जो मौजूदा एसोसिएशन इस टाइम, उसको चाहिए उस लेवल पे वो किरदार अदा नहीं कर रही है। आपकी बात लाहौर लेवल पे भी नहीं हो रहा और पाकिस्तान लेवल पे भी नहीं हो रहा, तो उनको चाहिए कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि उनको हम आगे लेकर आते हैं, वो हमारे लीडरान होते हैं, तो उनको चाहिए ना इस पे आगे आके बढ़ चढ़ के इसको लीड करें और ऐवानों में जाएं, बात करें और बताएं कि हमारी प्रॉब्लम ये है कि जिससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो। बिल्कुल हम टैक्स देने पे तैयार हैं, और जिससे रियल एस्टेट को भी फ़ायदा हो, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी फ़ायदा हो, और प्लस जो है तामीराती सेक्टर भी चले। ये सारी चीज़ें चलेंगी भाई, मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा और ज़बरदस्त इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान में। हमने पहले भी देखा है, मुशर्रफ दौर में देख लें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट की ज़बरदस्त, उसके बाद खान साहब के दौर में लगा लें, ज़बरदस्त रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आई। तो मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ इस टाइम मौजूदा जो हमारी हुकूमत PMLN की मौजूदा हुकूमत मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, कि मैं उनसे पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह वो इस पर ज़रूर सोच विचार करेंगे, और हमारा जो बिज़नेस है ये तामीराती सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, इसको ज़रूर चलाएँगे। और हम जाते हैं लाहौर चैम्बर के थ्रू भी हमने पैगाम दिया है, वैसे कोशिश की है, हम अपने ताईं कोशिश करते रहता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ, हमारे और दोस्त जो हैं वो भी कोशिश करते हैं, तो बट जो है कोशिश ही है राजा साहब, बाकी करना तो आपके सामने जो जिनके पास इख्तियारात हैं, जो इस टाइम मौजूदा हुकूमत है, उन्होंने ही हमारे लिए कुछ इसमें रिलीफ देना है। तो अल्लाह करे, मैं अल्लाह ताला की ज़ात से पूरी उम्मीद हूँ
अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानी करे, मुल्क पाकिस्तान के लिए भी आसानी करे और गवर्नमेंट के लिए भी आसानियाँ करे कि इस तरीके से हम मिलजुल के मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करें और इसमें बढ़ चढ़ के हम अपना अपना सारे लोग किरदार अदा करें। जैसे मीडिया भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, आप भी लोगों के पास जा रहे हैं, अपनी आवाज़ आगे ऐवानों तक हमारी पहुंचा रहे हैं, या आपकी वजह से हमारी आवाज़ आगे पहुंचती रहा है। साहब आपका भी शुक्रिया, आपके जो मीडिया टीम आई है उसका भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थे इरफान महमूद साहब, DHA एसोसिएशन के साबिक वाइस चेयरमैन थे। बड़ी खूबसूरत बातें की, तजावीज़ भी हुकूमत वक्त को दी, और ये भी उन्होंने कहा कि जब तक टैक्सेस में रिलीफ नहीं दिया जाएगा तो जो तारकीन वतन या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से जो सरमायाकारी आ रही थी वो नहीं आएगी, जो फ़िलहाल स्टक हुई है। उसके बाद जो म्यूज़ियम मेरी ज़ाती राय है ना, हम अपना पैगाम जो है ना वो अरबाब इख्तियार तक सही तरह पहुँचा ही नहीं रहे। ये मेरी ज़ाती राय, आप इससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं कि जो हमारी तंजीमें हैं, जैसे DHA एसोसिएशन हमारी तंजीम है, या लाहौर लेवल पे है, कराची लेवल पे है, पंजाब लेवल पे है, वो उस लेवल का काम नहीं कर रही। वो अपना पैगाम उन तक पहुंचा नहीं रही, अपनी बात समझा नहीं रही। प्रॉब्लम असल में यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो नुमाइंदा तंजीमें जो हमारी रियल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनसे भी गुजारिश है वो अपने किरदार को थोड़ा सा वाज़ेह करें, सियासत को छोड़ें, अपने जो साथ वाबस्ता लोग हैं उनका सोचें, ताकि ये काम चले, घरों के चूल्हे जो हैं वो दोबारा चलें, बेरोज़गारी ख़त्म हो, पाकिस्तान में सरमाया करिए, खुशहाली आए। इसके साथ ही अपने मेज़बान सरफराज हुसैन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।